कल आ सकते थे। लेट लेट को थोड़ा आप में से कोई ग्रुप में मैसेज डालो कि क्लास शुरू हो गई है, हो सकता है उनको धोखा लग गया हो। जल्दी दोनों क्लास में डाल दो, बॉयज के ग्रुप में भी डाल दो मैसेज। आबाश, दानिश, सादिया, ईना। ओके चलो शुरू करते हैं अब। कल हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस क्या रहता है और वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है अलोंग ए पीरियड या डाउन द ग्रुप, उसमें क्या होता है वो हमने कल देखा था। आज हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे सॉल्व, और साथ में देखेंगे कि आयोनिक रेडियस क्या रहता है। देखो आयोनिक रेडियस का मतलब है, सबसे पहले समझाता हूं मैं आयन क्या रहता है। अगर हम एटम या मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीशी हो, उसके ऊपर अगर हम चार्ज रखेंगे, सपोज मेरे पास में सोडियम है, इट इज सोडियम एटम, अगर मैं सोडियम के ऊपर कोई चार्ज लाता हूं, चार्ज कैसे आता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल से ऐसे ही क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उस वो बन जाएगा Cl नेगेटिव। दीज चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड आयन्स, और आयन्स का रेडियस एटॉमिक रेडियस से बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। तो आयोनिक रेडियस क्या है? मान लीजिए मेरे पास में एक ये आयोनिक क्रिस्टल है, इसमें एक आयन है कैटायन, ये सोडियम आयन, और दूसरा है एनायन। अब इस एनायन का रेडियस क्या होगा और कैटायन का रेडियस क्या होगा? हम ये कहते हैं कि कैटायन का रेडियस या एनायन का रेडियस यानी आयन का रेडियस वो रेडियस रहता है जहां पे इस आयन के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक जहां तक इस आयन का इन्फ्लुएंस रहता है, उसको हम कहते हैं आयोनिक रेडियस। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम ले लूं, Na पॉजिटिव ले लूं, मान लीजिए ये सोडियम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक सोडियम का इन्फ्लुएंस है, Na पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस है एक आयोनिक बॉन्ड में, तो मैं बोलूंगा ये सोडियम का एटॉमिक रेडियस है। इस तरह से अगर मैं क्लोरीन ले लूं, क्लोराइड सपोज, क्लोराइड का मान लो या इस पॉइंट से लेके यहां तक इसका इन्फ्लुएंस आता है, मतलब इसका इफेक्ट आता है, तो मैं बोलूंगा ये क्लोराइड का रेडियस है, मगर इन एन आयोनिक बॉन्ड। तो हम ऐसे इसको लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कैटायन और एनायन एंड द पॉइंट अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इन एन आयोनिक बॉन्ड। हमेशा याद रखना, जो कैटायन रहता है यानी पॉजिटिव वाला आयन, कैटायन पॉजिटिव आयन, उसका रेडियस एनायन से यानी और ए से हमेशा छोटा रहता है, यानी कैटायन बड़ा रहता है और एनायन छोटा रहता है। ये बात याद रख लेना। सपोज मेरे पास में अगर एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन कैटायन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एनायन है, जिसे हम कहते हैं ये प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्राइड आयन है। अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, तो याद रखना नेगेटिव वाले का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम रेडियस किसका होगा? पॉजिटिव वाले का रेडियस सबसे कम होगा।
और दरमियान में किसका होगा, न्यूट्रल वाले का होगा। इन न्यूट्रल से पॉजिटिव का रेडियस कम और नेगेटिव का रेडियस ज्यादा रहता है, ये हमेशा याद रखना। यहां तक समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट। यानी हम ऐसे रखेंगे कि आर पॉजिटिव, यानी रेडियस ऑफ पॉजिटिव स्पीशी, पॉजिटिव आयन इज लेस देन radius of neutral ion, and radius of neutral ion is less than radius of negative ion। ठीक है, आयोनिक रेडियस बोल रहा हूं मैं। आयोनिक रेडियस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन एन आयन बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना आयन का रेडियस भी ज्यादा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना आयन का रेडियस कम होगा। यानी मैं बोलूंगा ऐसा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो आयोनिक रेडियस जो है आई आर वो कम होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो आई आर यानी आयोनिक रेडियस ज्यादा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आयोनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ एन आयन। अब सपोज मेरे पास में ये एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के आयन है। अगर हम इनका देखना चाहेंगे, इनमें से आयोनिक रेडियस या इनमें से सिंपली रेडियस बोलूंगा मैं, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। अगर मैं आयोनिक रेडियस की बात करता हूं, सबसे कम रेडियस होगा इसका, क्योंकि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। उससे ज्यादा रेडियस होगा इसका, क्योंकि इस पे 2 ही पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद इसका रेडियस होगा, उसके बाद में इसका रेडियस। तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा रेडियस, उसके बाद में जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना रेडियस कम। ठीक, एल्युमिनियम मोनो पॉजिटिव पे एल्युमिनियम से कम रेडियस, और एल्युमिनियम डाई पॉजिटिव पे एल्युमिनियम मोनो पॉजिटिव से भी कम रेडियस। अब अगर हमारे पास में इस तरह की स्पीशीज, मेरे पास में सपोज ऑक्सीजन है, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव है, इनमें से किसका रेडियस ज्यादा होगा और किसका कम होगा? ओ नेगेटिव ज्यादा। हाँ, ओ नेगेटिव ज्यादा और ऑक्सीजन का फिर उसके बाद ऑक्सीजन पॉजिटिव। शाबाश। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, मान लीजिए ये O2 नेगेटिव है और ये O नेगेटिव है, ठीक है। अब बोलो, O2 नेगेटिव ग्रेटर। ग्रेटर रेडियस देन O नेगेटिव, और O नेगेटिव से कम रेडियस किसका होगा? O पॉजिटिव का। O पॉजिटिव से कम रेडियस किसका होगा? O2 पॉजिटिव का। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस O और O2 नेगेटिव, इन दोनों में से रेडियस किसका ज्यादा होगा? जल्दी बोलो, सभी बोलो। O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव। और अगर मैं ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और सल्फर 2 नेगेटिव का पूछूं, सल्फर 2 नेगेटिव। क्यों? वो डाउन द ग्रुप आते ना ऑक्सीजन से बाद। शाबाश। देखो दोनों पे चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम है तो उस टाइम पे आप देखना कि ये सेम ग्रुप में है, तो फिर डाउन द ग्रुप देखना कौन सा है, ठीक है, नीचे कौन है, यानी हायर पीरियड एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, अगर सेम पीरियड में है तो फिर देखना एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, मैं समझाता हूं अभी। सपोज ऑक्सीजन और सल्फर की बात करेंगे तो इसमें ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का। इसमें 2 शेल्स होंगी, इसमें 3 शेल्स होंगी। जितने शेल्स बढ़ेंगे, इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 3 शेल्स, जितने शेल्स बढ़ेंगे उतना साइज बढ़ेगा। चार्ज तो दोनों में बराबर है, इसलिए इसका रेडियस इससे बड़ा होगा। अब सपोज मेरे पास में इस तरह है, मैं लिखूंगा नाइट्रोजन, एक नेगेटिव चार्ज रखा मैं नाइट्रोजन पे, सपोज बोल रहा हूं मैं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, मैंने नहीं देखा अभी तक। और ऑक्सीजन नेगेटिव, इन दोनों में से किसका रेडियस ज्यादा होगा? जल्दी बोलो। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रेडियस ज्यादा होगा, क्यों? इसका एटॉमिक नंबर उससे ये है। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर कम है ना।
इसका एटॉमिक Yes, नंबर sir. 7 है, इसमें एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब इसके सेंटर में 8 प्रोटॉन होंगे, इसके सेंटर में सिर्फ 7 प्रोटॉन होंगे। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम। नंबर ऑफ शेल्स दोनों में 2-2 है, ठीक है, 2-2 शेल्स, लेकिन इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम, इसलिए इसका रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पे बोलो इनमें I negative greater. आपको क्या बना सिर्फ उजमई कत कर बाकी कत आई नेगेटिव सारे खुद ज्यादा पत आई पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाले का ज्यादा रहता है और पॉजिटिव वाले का सबसे कम। यहाँ पे H नेगेटिव का सबसे ज्यादा, उसके बाद में H और उसके बाद में H पॉजिटिव। अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है। चाहे आयोनिक रेडियस हो या एटॉमिक रेडियस हो, डाउन द ग्रुप जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, जब हम यहां से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस हो या आयोनिक रेडियस हो, डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीज, चाहे एटॉमिक रेडियस हो या आयोनिक रेडियस। अब सपोज इनकी बात करता हूं, मेरे पास में ये एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है। आप इनमें बताओ सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा और सबसे कम रेडियस किसका होगा? सीजियम Cesium. ज्यादा सबसे। सबसे ज्यादा रेडियस सीसियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। क्योंकि डाउन द ग्रुप जितना भी हम जाएंगे उतने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे और रेडियस भी बढ़ेगा, स्क्रीनिंग बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा। अब सपोज मैं लिथियम का लेता हूं, लिथियम में सिर्फ यहाँ पे 2 शेल्स होंगे, है ना। सोडियम में होंगे 3 शेल्स। एक मिनट रुको और हम बस इसमें 3 शेल्स होंगे। अगर पोटेशियम होगा तो 4 शेल्स होंगे। जितना नीचे जाएंगे उतना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे और रेडियस भी बढ़ेगा। अब इनमें लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव, रुबिडियम सेम पैटर्न फॉलो होगा। हाँ, सेम पैटर्न फॉलो होगा, Same. है ना। लेकिन इस टाइम पे आपको सिर्फ इतना याद रखना कि चार्ज देखना, चार्ज सबका सेम है कि नहीं, ठीक है। अब हम लेते हैं कुछ टिपिकल एग्जांपल, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब अलोंग ए पीरियड देखते हैं, अलोंग ए पीरियड सबसे पहले दिखाता हूं मैं आपको ये एटॉमिक रेडियस, उसके बाद में इनका आयोनिक रेडियस डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स है, पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स, है ना। और ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। तो अलोंग ए पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन सेंटर में, इसमें 12 प्रोटॉन, इसमें 13 प्रोटॉन, इसमें 14, इसमें 15, इसमें 16, 17 प्रोटॉन। जितने सेंटर में प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उतना वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। ये मान लीजिए ये प्रोटॉन्स है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। जितना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा उतना शेल जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? उतना साइज डिक्रीज होता है। अब इनमें देखो, इनमें जिसमें जितना एटॉमिक नंबर है ज्यादा, उसमें उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग ज्यादा होगा, उतना उसका साइज कम होगा। तो साइज के हिसाब से देखेंगे तो सोडियम का साइज फिर सबसे बड़ा आना चाहिए, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। उल्टा उल्टा उल्टा, सोडियम का साइज सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन।
और हमने कल भी पढ़ा था कि किसी भी पीरियड में एल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा रहता है और हेलोजन का साइज सबसे कम रहता है। ठीक है, तो समझ आया मेन बात? Yes, sir. Yes. अब मैं यही स्पीशीज जो है ना, इनको अगर मैं लिखता हूँ मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लेता हूँ, ये जो एटम्स हैं मेरे पास में सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे, एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर 13 तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इन सब के 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो दीज बिकम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा याद रखना एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो साइज डिक्रीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। लेकिन जब चार्जेस एक ही टाइप की हूं, पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं, उतना भी याद रख लेना। आप मुझे बताएं इनमें सबसे ज्यादा साइज किसका होगा इन तीनों में? Sodium. सोडियम पॉजिटिव का, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। इन तीनों में बताओ Nitrogen. Sir, same pattern follow again. हाँ N3 है ना, N3 का सबसे ज्यादा साइज होगा, फिर O2 नेगेटिव का, फिर F नेगेटिव का। ठीक, अब मैं अगर इनके साथ में इनका कंपैरिजन करूं, आप मुझे बता, सपोज मेरे पास में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव और N3 नेगेटिव। हालांकि ये एल्युमिनियम जो है ये पीरियड नंबर 3 का है ना, और sir. N जो है ये पीरियड नंबर 2 का है, पीरियड नंबर 2 का, 2. बट दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Yes, sir. अब इनमें बता साइज किसका बड़ा होगा और किसका छोटा होगा? Aluminium का ज्यादा होगा। एल्युमिनियम का साइज ज्यादा होगा और एल्युमिनियम इनका का कम छोटा है। होगा, एल्युमिनियम का कम होगा। शाबाश शाबाश, Aluminium Aluminium का जो कम होगा और नाइट्रोजन यस यस। यहाँ पे देखो ये जो लिखाया है मैंने, ये पॉइंट ये याद रखो। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, जितना एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा, ये हमेशा याद रखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। अब एल्युमिनियम और N3 नेगेटिव बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और इसका एटॉमिक नंबर कम है। इस पे 3 पॉजिटिव चार्जेस है, इस पे 3 नेगेटिव चार्जेस, तो एल्युमिनियम का साइज N3 से कम होगा। अब अगर मैं इनका साइज ऐसे लिख दूं, इन सभी स्पीशीज का साइज यहाँ पे कंपैरिजन कर दूं, यहाँ पे कंपेयर करूं, तो मैं इनको लिख सकता हूं ऐसा, N3 का साइज, सॉरी N3 नेगेटिव, ये एक नाइट्रोजन 3 नेगेटिव चार्ज, इसका साइज सबसे ज्यादा, फिर O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, फिर होगा Na पॉजिटिव, उसके बाद में Mg2 पॉजिटिव, ठीक, उसके बाद में होगा Al3 पॉजिटिव। तो ये सीक्वेंस लिख के रखो, ठीक है। वो समझ में आया ना ये? Yes, sir. यम साथ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आसनो, जब भी ऐसा हो तो सिंपली याद रखना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आपको एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज कम। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आप ऐसा बोलेंगे कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर।
साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीरियड नंबर, वो हम वहां पे न्यूट्रल में लिखते हैं ना। अब यहां पे देखो, ये पॉइंट याद रखना, वॉन डर वाल्स रेडियस जो रहता है वो मेटेलिक रेडियस से हमेशा ज्यादा रहता है, और मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा रहता है। ये हमने कल पढ़ा था, है ना, ये कल हमने ये डिस्कस किया था। वॉन डर वाल्स रेडियस मेटेलिक रेडियस से ज्यादा रहता है, और मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा रहता है। तो रेडियस में सबसे ज्यादा रेडियस वॉन डर वाल्स, उसके बाद मेटेलिक, उसके बाद में कोवेलेंट रेडियस। अब और एक पॉइंट, जब भी हम अलोंग ए पीरियड जाते हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अलोंग ए पीरियड जेड इफेक्ट इंक्रीजेस, जेड इफेक्ट जितना बढ़ेगा ना, एटॉमिक नंबर जितना बढ़ता है उतना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है। अब हम अगर यही चीज एस ब्लॉक पे देखेंगे, डी ब्लॉक पे देखेंगे, डी ब्लॉक में सेकेंडियम से आयरन की तरफ जाओ। सिंपल एलिमेंट्स में हमने देखा, जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हमने देखा, डी ब्लॉक में इसका असर देखते क्या होता है। मैंने ये कहा था कि जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जब पीरियड में जाते हैं ना, वहां पे नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, यानी मैं बोलूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेम रहता है। मैं बोलूंगा यहाँ पे बिकॉज एन रिमेन्स सेम। अब हम आते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में क्या देखते हैं, जब भी हम सेकेंडियम से आयरन की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रेडियस डिक्रीज हो रहा है। कहां से कहां तक? सेकेंडियम से आयरन तक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेकेंडियम से आयरन तक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और हमेशा जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, और सेकेंडियम से आयरन तक जो डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स वो कम रहते हैं, कम। जैसे सेकेंडियम में 1 डी इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 4 है, यहाँ पे 5 होते हैं, 4 के बदले 5, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आती है, हाफ है ना। यस सर। फिर मैंगनीज में भी 5 ही रहते हैं, और आयरन में आ जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंडियम से आयरन तक आप देखेंगे कि रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है आपस में, वो कम होती है, ये हमेशा याद रखना। सेकेंडियम से आयरन तक डी इलेक्ट्रॉन्स का जो आपस में का रिपल्शन है वो कम रहता है एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव, इसीलिए साइज डिक्रीज होता है धीरे धीरे अलोंग ए पीरियड। लेकिन जब आप आयरन ग्रुप में जाते हैं, फेरस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? आयरन, कोबाल्ट और निकल, यानी Fe, कोबाल्ट, निकल, ये 3 एलिमेंट, इन आयरन से लेके कोबाल्ट फिर निकल, इन 3 एलिमेंट्स में जब देखते हैं आप, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है, यानी ज्यादा चेंज नहीं आती है। या मैं बोलूंगा रेडियस जो है वो रेडियस कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि इन 3 में, यानी यहाँ इस गैप में जेड इफेक्टिव और डी इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, यानी यहाँ पे ना रेडियस घटता है और ना रेडियस बढ़ता है। याद रहेगा ना? यस सर। सेकेंडियम से आयरन तक रेडियस डिक्रीज होता है अलोंग ए पीरियड, बट आयरन से निकल तक, आयरन, कोबाल्ट, निकल कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट। ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स कहते हैं। तो फेरस मेटल्स तीनों में रेडियस कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव और नंबर ऑफ या डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वो बैलेंस हो जाता है, बराबर रहते हैं। अब नेक्स्ट, अब सपोज निकल से लेंगे, निकल से आगे
निकल से लेके जिंक तक, निकल कॉपर जिंक, ये 3 रह जाते हैं ना। पहले हमने स्कैंडियम वैनेडियम क्रोमियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज और आयरन तक डिक्रीज होता है। फिर आयरन कोबाल्ट और निकल सेम रहता है, रेडियस चेंज नहीं होता। अब निकल कॉपर और जिंक, यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होता है, ये याद रखना, रेडियस इंक्रीज होता है। ये जो ना ये ट्रेंड आपको बाकी एलिमेंट्स में नहीं दिखेगी, इन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ऐसा आपको नहीं दिखेगा, ये यहीं पे दिखेगा आपको डी ब्लॉक में। निकल कॉपर और जिंक, यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होता है, उल्टा होता है अलोंग ए पीरियड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, यानी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। सपोज निकल में 8 डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कॉपर में 10 डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिंक में भी 10 डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से रेडियस जो है वो डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये जो सब शेल्स है वो फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। समझ में आया? यस सर। अब आप ये करेंगे, ऐसा लिखेंगे स्कैंडियम टू आयरन, स्कैंडियम टू आयरन क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। आयरन टू आयरन कोबाल्ट निकल, निकल तक कांस्टेंट सेम, सेम या कांस्टेंट है। और निकल से लेके जिंक तक यहाँ इंक्रीज पे शाबाश Increase. इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जेड इफेक्टिव, जो हमने अभी तक बात की ना, जेड इफेक्टिव, शील्डिंग, स्क्रीनिंग, ये क्या होता है हम ये देखेंगे। जेड इफेक्टिव होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग कब होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है और कितनी होती है, ये भी देखेंगे। और स्क्रीनिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये सब देखेंगे इसमें। देखो, जेड इफेक्टिव का मतलब रहता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं आप इसको। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, इसको आप बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही चार्ज आता है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतना पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक, अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, ये है बराबर एक्चुअल एटॉमिक नंबर, यानी जो एटॉमिक नंबर रहता है, माइनस स्क्रीनिंग यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट माइनस करना है, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, तो आपको मिल जाएगा जेड इफेक्टिव। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, यानी सिग्मा। हम देखेंगे ये होता क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया ऐसे, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी इन प्रोटॉन्स की वजह से, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन। ओके, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इसका जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका क्लाउड, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इनका मूवमेंट, यहाँ पे एक शील्ड बनाएगा। ये शील्ड जो बनाया ना ऐसे मैंने, ये शील्ड बनाएगा, ये रोक देगा इस न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्ट अट्रैक्शन को। यानी इसका मतलब
इस न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना यहाँ पे है उतना इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में इन इलेक्ट्रॉन्स ने इसको शील्ड कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज पहुंचेगा, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर का जो असर पड़ेगा, वो प्योर एटॉमिक नंबर का असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब एक्चुअल एटॉमिक नंबर माइनस ये शील्डिंग, उसका असर यहाँ पे पड़ेगा। उससे क्या होगा? ये न्यूक्लियस इनको पूरी तरह से अपनी तरफ खींच नहीं सकता, इन्हें पूरी तरह से इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक, अगर शील्डिंग नहीं होगी, अगर शील्डिंग नहीं होती तो सपोज इसका साइज इतना होता, लेकिन अब शील्डिंग हो रही है तो साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अट्रैक्शन पूरी तरह से इनको नहीं हो रही है, इनको अंदर की तरफ ये न्यूक्लियस नहीं खींचता है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो ये थोड़ा फैल जाएगा, है ना, इसको थोड़ी आजादी मिलेगी, उससे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। तो शील्डिंग से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ शेल से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना रेडियस कम हो जाता है। अब हमें यह देखना है कि शील्डिंग ज्यादा कहां पे होती है। तो आप ये याद रखना, जहां पे शील्डिंग कम होगी, तो मैं बोलूंगा यहां पे शील्डिंग अगर कम है, या सॉरी शील्डिंग कम है, शील्डिंग कम, तो एटॉमिक रेडियस जो होगा, एटॉमिक या आयोनिक रेडियस, वो ज्यादा हो जाएगा। शील्डिंग कम तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा। जहां पे शील्डिंग ज्यादा है वहां पे एटॉमिक रेडियस जो है वो, या सॉरी यहाँ पे शील्डिंग, इसमें शील्डिंग ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस इसमें ज्यादा हो जाएगा। शील्डिंग कम, एटॉमिक रेडियस कम, शील्डिंग ज्यादा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा। तो मैं ये कहूंगा फिर एटॉमिक रेडियस जो है ए और, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। जितना शील्डिंग ज्यादा होगा उतना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। यहाँ पे शील्डिंग कम थी, यानी थी ही नहीं, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। यहाँ पे शील्डिंग ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, इसमें शील्डिंग नहीं थी तो शील्डिंग कम, एटॉमिक रेडियस कम, शील्डिंग ज्यादा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि शील्डिंग जब बढ़ती है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है विद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाता है। उसकी वजह से जो साइज है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज होता है। ये समझ में आया यहां तक? शील्डिंग ज्यादा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन कम, और साइज ज्यादा, साइज ज्यादा होगा। क्लियर? अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय डिफरेंट सब शेल्स या डिफरेंट ऑर्बिटल्स। यहां पे मैंने बनाया ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और ये इसके ऊपर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, और इस एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, ये न्यूक्लियस को पूरी तरह से कवर करता है। कवर, स्फेरिकल मतलब मान लो एक बॉल के अंदर, हमने एक बॉल है उसके अंदर हमने न्यूक्लियस रख दिया, वो न्यूक्लियस पूरी तरह से उस बॉल में कवर हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियस अगर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा तो ये इसको यहाँ पे शील्डिंग कंप्लीट मिलेगी। शील्डिंग कंप्लीट मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए, इसको हर तरफ यहाँ पे एक शील्ड दिखेगा, एस ऑर्बिटल का शील्ड, एस ऑर्बिटल का शील्ड। चाहे इलेक्ट्रॉन यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, यहां कहीं से भी आ जाए, उसको शील्ड दिखेगा। अब अगर हम यही चीज पी ऑर्बिटल्स में देखते हैं, पी ऑर्बिटल्स आप ऐसे बनाते हैं जनरली ऐसे, लेकिन अगर आप उनके कंटूर डायग्राम्स देखेंगे ना पी ऑर्बिटल्स के,
तो पी ऑर्बिटल्स के कंटूर डायग्राम आपको ऐसे दिखेंगे, पी ऑर्बिटल ऐसे रहते हैं। ऐसे रहते हैं पी ऑर्बिटल्स। ये पी ऑर्बिटल मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाहर इस और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छोड़ के कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे इसको शील्डिंग मिलेगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस शील्डिंग। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे शील्डिंग इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लीक हो रहा है। मैं बोलूंगा सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा मैं, यहाँ पे लीक हो रहा है, यहाँ पे शील्डिंग कम होगी। दो तरफ से यहाँ पे लीकेज है, तो दो तरफ से शील्डिंग कम है। तो अगर मैं एस और पी का कंपैरिजन करूं तो मुझे बता दोनों में से किस में शील्डिंग ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग किस में होती है? D. एस एस में हर तरफ शील्डिंग होती है ना, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए हर तरफ इसको शील्ड मिलेगा। लेकिन पी में हर तरफ से बाउंड्री नहीं है, मैं बोलूंगा हर तरफ से फौज नहीं है, ऐसा समझ लो कि हर तरफ से ये बंद नहीं है। यहाँ पे लीकेज तो हो सकता है इधर इधर इधर, ये तो पूरा टाइट है। यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट है, यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट नहीं है, यहाँ पे दो तरफ से खुली सिक्योरिटी है, बॉर्डर मतलब खुला यहाँ पे, ऐसा बोल सकते। अब मैं अगर डी की बात करूं, डी ऑर्बिटल जो रहते हैं, डी ऑर्बिटल वो तो कुछ इस तरह रहते हैं, ऐसे, ठीक इस तरह पे, इस तरह के डी ऑर्बिटल्स रहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो मतलब बाहर का इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल का या तीसरी शेल का या चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन यहां से आया, वैसे चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगा। चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन आया, वो अट्रैक्ट होना चाहता है न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन बीच में ये डी शेल आता है, डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, तो इस डायरेक्शन में स्क्रीनिंग होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से आया, मान लीजिए फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन यहां से आया, यहाँ पे इसको स्क्रीनिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे लीकेज है, इधर लीक हो रहा है, इधर लीक हो रहा है। अब मैं अगर एस, पी और डी का कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कहाँ पे होती है और सबसे कम कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा और सबसे कम। हाँ, सबसे ज्यादा एस में स्क्रीनिंग होती है, सबसे कम होती है डी में। अब मैं अगर एफ ऑर्बिटल्स की बात करूं, एफ में रहते हैं तीन लोब्स, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे बोलूं 4 के बदले में 6 लोब, यानी 3 डंबल। मान लो ये 4f सब शेल है, और यहाँ पे फिफ्थ शेल का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिफ्थ शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होना चाहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ पे इसको शील्डिंग मिलेगी, यहाँ से आया नहीं, नो शील्डिंग, यहाँ से आया शील्डिंग, यहाँ से आया नो शील्डिंग, यहाँ से आया नो शील्डिंग, यहाँ से आया शील्डिंग। तो यहाँ पे शील्डिंग और डिशील्डिंग मैं बोलूंगा, कहीं पे शील्डिंग होगी और कहीं पे शील्डिंग नहीं होगी। या मैं बोलूंगा सिंपली यहाँ पे जो रास्ते हैं ना अंदर जाने के या अट्रैक्ट होने के, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डी और पी। या मैं ऐसा भी बोलूंगा कि यहाँ पे शील्डिंग कम होती है, एफ में कम होती है, और लीकेज ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से लीक हो सकता है चार्ज, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक। इसमें 6 अतराफ से लीक होता है। तो इसका मतलब अगर मैं स्क्रीनिंग देखूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखूं, स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फिर किसमें? S में। हाँ, कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छी तरह स्क्रीन करते हैं? एस में। शाबाश। उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद लास्ट में F, ठीक है। वो अब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेरे पास में एक यहां पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे शेल है और ये आउटर मोस्ट शेल है, ये अंदर बहुत सारी शेल्स है, सपोज ये वाली,
इन शेल्स में s और p इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ। कितने? सपोज 20 s और p इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे न्यूक्लियस है। दूसरा एटम मैंने बनाया यहां पे है अंदर की तरफ s p और d इलेक्ट्रॉन्स, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे और एक न्यूक्लियस है, इसमें शेल्स हैं, इसमें भी सपोज 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ, मगर ये है s p d और f मिक्स, और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट होना इसकी तरफ। अब मुझे बताओ, यहां पे भी 20 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे भी 20 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे भी 20 इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, लेकिन पहले वाले में इलेक्ट्रॉन्स s और p में है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स s p और d में है, तीसरे में इलेक्ट्रॉन्स s p d और f में। एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। चलो मैं इलेक्ट्रॉन्स 20 के बदले में 50 लेता हूं या 40 लेता हूं, 40। अब बोलो, इन 40 इलेक्ट्रॉन्स में जो 3 ग्रुप्स मैंने बनाए, इन तीनों ग्रुप्स में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कहां पे होगी और सबसे साइज ज्यादा कहां पे होगा? इसको मैं बोलूंगा ए ग्रुप, इसको बी ग्रुप, इसको सी ग्रुप। अंदर की ए। तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, याद रखना 40 है हर जगह। ए में हाँ, ए के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद बी। बी, बी के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सी सी के इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस और पी है तो स्क्रीनिंग ज्यादा है, तो स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा, इसका मतलब साइज भी सबसे ज्यादा है ना, साइज यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, साइज ज्यादा। यहाँ पे इसमें देखो, इसमें डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, एफ डी और एफ ऑर्बिटल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनमें भी होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स डी और एफ में जाते हैं उतना स्क्रीनिंग कम होती है। यहाँ पे स्क्रीनिंग कम होगी तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा साइज यहाँ पे छोटा हो जाएगा, या मैं बोलूंगा ऐसा, इसमें स्क्रीनिंग ज्यादा होती है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इसमें जेड इफेक्टिव इंक्रीज की डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे स्क्रीनिंग कम होती है, स्क्रीनिंग इसमें कम होती है, तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं ऐसे जाता हूं, सपोज मैं पीरियड नंबर है, ये पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। आप मुझे सपोज 2 से लेके 7 तक देखना है। आप मुझे बता, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ एफ ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। यस, क्यों बढ़ेंगे? तो शेल नंबर बढ़ेगा। यस, शेल नंबर बढ़ेगा। शेल नंबर बढ़ेगा तो सब शेल्स, नंबर ऑफ सब शेल्स बढ़ेंगे, है ना। पहले पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उसमें सिर्फ सब शेल एस सब शेल रहता है, दूसरे में जो रहते हैं उसमें एस और पी रहता है, याद है ना, एस पी। तीसरे पीरियड वाले एलिमेंट्स में भी एस और पी सब शेल्स रहते हैं, चौथे में एस पी और डी रहते हैं, पांचवें में एस पी डी, छठे में एस पी डी एफ सब शेल्स, सातवें में एस पी डी एफ सब शेल्स, और आठवां अगर सब शेल होता है तो इसमें होता है एस पी डी एफ जी। वो बात समझ में आ रही है? यस सर। पहले पीरियड में सिर्फ एक ही सब शेल रहता है, दैट इज एस सब शेल। तो बताओ इसमें मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2, जल्दी बोलो, मुझे इन सब में बताओ मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स बताओ कितने?
तो पहले में 2, दूसरे में 8, 18, 18, हाँ 32, 32, शाबाश, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब इस पीरियड में सबसे ज्यादा कितने एलिमेंट्स रहेंगे ज्यादा से ज्यादा? पहले में 2, पहले में 2 एलिमेंट्स रह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में 8, 8, क्योंकि इसमें एस और पी, और एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8। और तीसरे में 8, 8, चौथे में 18, 18, पांचवें में 18, क्योंकि एसपीडी है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी 18 आ सकते हैं और एलिमेंट्स भी 18। इसके बाद में 6th और 7th में दोनों में कितने कितने आ सकते हैं? एस के 2, पी के 6 हो गए 8, और डी के 10 हो गए 18, और एफ के हो गए 14, क्योंकि एफ में 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो 18 और 14 कितने हो गए? 32, तो इसका मतलब 32। ये है ऑर्बिटल्स या सबशेल्स बोलूंगा मैं, ये है एलिमेंट्स लिखूंगा मैं, एलिमेंट्स ये मैंने लिखा है भी था 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इसमें बोलो, इसमें लास्ट वाले में 50 हाँ, आंसर्स। यस 50, वेरी गुड। इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, लेकिन कल डिस्टर्ब गलत नाल गिन ये गुबर आवाज समझ है। अब देखो, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कहाँ पे दिखेगी आपको? सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग यहाँ पे होगी, सॉरी, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग वो यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी। सबसे कम स्क्रीनिंग आपको इन सब शेल्स में दिखेगी, यानी एफ सब शेल, डी सब शेल, ठीक है। और सबसे कम स्क्रीनिंग आपको इन पीरियड्स में दिखेगी। तो इसका मतलब छठा और सातवां पीरियड जो है, छठा और सातवां पीरियड, इनमें आपको स्क्रीनिंग सबसे कम नजर आती है, सबसे कम स्क्रीनिंग नजर आती है। इसके ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। आपने कभी ये स्लेटर्स रूल पढ़ा है? यस सर। यस सर। तो स्लेटर रूल हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इससे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं और इससे हम जेड इफेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो, स्लेटर रूल जो ना, इससे हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड जेड इफेक्टिव। स्लेटर रूल में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे हमें ये स्लेटर रूल अप्लाई करना है, जहां पे हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना हो, जेड इफेक्ट निकालना हो। पहला काम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। उसके बाद में दूसरा काम, इन शेल्स को देखना, शेल्स को अलग अलग करना। लेकिन शेल्स को अलग करने का तरीका है, देखो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, दूसरा शेल, तीसरा शेल यहां से लेके यहां तक, इसको मैं ऐसे डिवाइड करूंगा, यहां पे एक, यहां पे एक। देखो क्या किया मैंने, पहले शेल को छोड़ के, क्योंकि पहले शेल में तो एक ही सब शेल है, एस सब शेल, और दूसरे जो सब शेल्स है ना, दूसरे जो शेल्स है बाकी, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनमें आप एस और पी को इकट्ठे ग्रुप बनाएंगे, मतलब उनका एक ग्रुप बनाएंगे, एस और पी का एक ग्रुप, और डी का अलग ग्रुप, फिर एस और पी का अलग ग्रुप, डी का अलग ग्रुप, और एफ का अलग ग्रुप, फिर एस और पी का अलग ग्रुप, और डी का अलग ग्रुप, एफ का अलग ग्रुप। इनको ग्रुपिंग करेंगे आप, सिंपल सी बात है। हर एक शेल में आप एस और पी को अलग ग्रुप, उनको एक ग्रुप में रखेंगे, डी को अलग ग्रुप में रखेंगे, और एफ को अलग ग्रुप में रखेंगे, हर एक शेल में, हर एक शेल में। ये ग्रुपिंग की हमने। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में इनको कुछ वैल्यूज देने पड़ते हैं। सपोज मुझे यहां पे
इसका शील्डिंग देखना हो, सपोज इसका यहाँ पे देखना कि 4d इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग क्या है। तो 4d के इलेक्ट्रॉन्स में कंसिडर करूंगा, लेकिन 4d के बाहर जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको हम छोड़ देते हैं, इनको बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन, सपोज मेरे पास में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस शेल में हमें स्क्रीनिंग देखनी, यहाँ पे और एक शेल है, ये वाला शेल यहाँ पे स्क्रीन नहीं कर सकता, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच नहीं आ सकता ये वाला, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में नहीं आएगा ना, मुझे यहाँ पे देखनी है स्क्रीनिंग। सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नहीं आएगा, इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन्स को हम छोड़ देते हैं, नो स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इनर इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे हम कुछ वैल्यूज देते हैं, बहुत सिंपल से वैल्यूज हैं, याद रखना। अगर सपोज जो शेल में, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये अंदर वाले शेल्स हैं और इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का हमें देखना है स्क्रीनिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स है या पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इसका स्क्रीनिंग देखना है। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो रह जाते हैं यहाँ पे, अगर वो एस सब शेल के हैं और या पी सब शेल के हैं, तो उनके लिए सेम वैल्यू, सेम कानून क्या है, उनको 0.35 देना है फॉर ईच अदर इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़ के इसका हमें स्क्रीनिंग देखना है। बाकी जो इस शेल में, इसके शेल में बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए, उनका स्क्रीनिंग का हमें वैल्यू देना है। वो वैल्यू कितना रहता है, 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप। ठीक है। अब जो इसके बाद में ये वाला है, ये वाला ग्रुप यानी अंदर वाला ग्रुप की बात बोल रहा हूं मैं। ये अंदर वाला ग्रुप जो है, इसके इलेक्ट्रॉन्स देते हैं 0.85, इसके कितने देते हैं 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीपल कर देना बाद में, इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में जो अंदर बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इनको हम वैल्यू देते हैं 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, यानी स्क्रीनिंग के लिए उनका वैल्यू है स्क्रीनिंग वैल्यू 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा ना? यस सर, नो? यस सर। क्या करना है सबसे पहले? आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स को 0.35। हाँ, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप बनाने। ग्रुप कैसे बनाएंगे? शेल्स में, हर एक शेल में देखेंगे हम एस और पी को सेम ग्रुप में रखेंगे, लेकिन डी को अलग ग्रुप में और एफ को अलग ग्रुप में। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने कि शील्डिंग जब भी देखेंगे हम, स्पीकर ऑन हो गया किसी का। अच्छा, बात समझ में आ रही ना? ग्रुप बनाने के बाद में हाँ रिपीट करूंगा मैं। देखो, सिलेक्ट रूल में क्या करते हैं हम, सबसे पहली बात, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसके बाद में ये शेल है ना, शेल, इससे पता चल जाता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पहला वाला, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। हर एक शेल में आपको ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स कैसे बनाने हैं? एस को अलग रखना है, यानी एस और पी को। जैसे पहला शेल है तो इसका एक ही ग्रुप बनेगा, 1s ग्रुप। दूसरे शेल में आपको 2 ग्रुप्स मिलेंगे, एक ग्रुप मिलेगा, कौन सा? 2s और 2p का। तीसरे शेल में आपको 2 ग्रुप्स मिलेंगे, 3s और 3p का एक ग्रुप और 3d का अलग ग्रुप। 3s हो, 4s हो, कोई भी s हो, s और p को सेम ग्रुप में रखते हैं।
डी को अलग ग्रुप, एफ को अलग ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे इस तीसरे शेल में इनका एक ग्रुप बनाया, इनका एक ग्रुप बनाया, ये ग्रुप, और इसका बनाया अलग ग्रुप। फिर आता है चौथा शेल। चौथे शेल में कौन सा है? 4s 4p 4d 4f। 4s और 4p को मैं रखूंगा साथ में, क्योंकि s और p को साथ में रखते हैं। d को अलग, f को अलग। अब फिफ्थ ग्रुप आता है यहाँ पे। फिफ्थ ग्रुप में मान लीजिए यहाँ पे 5s 5p फिर 5d 5f ऐसा है। तो मैं 5s और 5p को अलग ग्रुप बनाऊंगा, 5d का अलग ग्रुप बनाऊंगा, 5f का अलग ग्रुप बनाऊंगा। हर एक शेल में s और p को साथ में रखेंगे, d को अलग, f को अलग। यहां तक ठीक हो गया? और समझ आया कथ? Yes, sir. वो क्या करूं? वो स्क्रीनिंग के इलेक्ट्रॉन कड़ी। सपोज मैं इलेक्ट्रॉन की ये ग्रुप कर किए, सपोज 4p में करूं, 4p के इलेक्ट्रॉन में स्क्रीनिंग कड़ी। बात मेरी समझ में आ रही ना? मुझे 4p इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग निकालना है। और 4p कौन से ग्रुप में आता है? 4s और 4p ये दोनों साथ में आते हैं ना, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप को छोड़ के जो बाहर वाले हैं, इधर इसके बाहर पूरे, इनको करना है कैंसल, क्योंकि बाहर वाले शील्डिंग नहीं करते, शील्डिंग करेंगे ये अंदर वाले। अब इस यहाँ पे जो भी है ये हमने कैंसिल किया। अब रह गए ये 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन्स, और 3d के इलेक्ट्रॉन्स, 3s 3p के इलेक्ट्रॉन्स, 2s 2p के इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1s के इलेक्ट्रॉन्स। इन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स, इस ग्रुप में से एक इलेक्ट्रॉन जिसका शील्डिंग निकालना है, उसको छोड़ के जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 में से हमने एक पकड़ लिया जिसका स्क्रीनिंग निकालना है, बाकी जो 6 रह जाएंगे वो भी स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? वो करेंगे 0.35 towards screening, and each electron will contribute 0.35 towards screening। ये हो गया यहां तक। उसके बाद में ये तो सेम वाले ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है, ये वाला नेक्स्ट ग्रुप, इसके अंदर वाला ग्रुप यानी n-1 वाला ग्रुप, उसके इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85। ये हर जगह आपको यही अप्लाई करना है, सिर्फ एक्सेप्शन को छोड़ के 0.85, यानी सेकंड लास्ट ग्रुप। इसके अंदर वाला जो नेक्स्ट लेवल पे ग्रुप आएगा वो वाला, वो 0.85 करेगा कंट्रीब्यूट। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं, उन सब ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी इन सब के ये कंट्रीब्यूट करेंगे 1.0 टुवर्ड्स स्क्रीनिंग। यहां तक समझ में आया? वो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये वाला रूल जो ना, ये जो मैंने किया अभी तक, ये उनके लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए है जो इलेक्ट्रॉन्स s और p सबशेल में रहते हैं। यानी ये खतरे अप्लाई, यमन इलेक्ट्रॉन खतरे अप्लाई, ये सिमन खतरे अप्लाई, ये सिमन खतरे अप्लाई, ये रूल यमन, पर ये खतरे कैसे अप्लाई किए d f, क्योंकि d f के लिए आपको 2 वैल्यूज अलग याद रखने। अगर सपोज हमारे पास में ND होगा, यानी d सबशेल में इलेक्ट्रॉन है या f सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखना अगर सेम ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रहे तो उतना ही, जितना हमने जैसे हमने देखा 0.35, मतलब ये एक ग्रुप है, ये और एक ग्रुप है बाहर वाला, ये मान लो 3D ग्रुप है, ये बाकी ग्रुप्स हैं, ये वाला ग्रुप तो कुछ नहीं देगा। अब 3D में एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, एक का स्क्रीनिंग निकालना है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, जैसे ऊपर हमने लिखा, सेम रूल है। लेकिन बाकियों के लिए जो n-1 ये जो अंदर की तरफ है, उन सब के लिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। इन सब के लिए आपको 1 रखना है, 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, 1.0 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, चाहे फिर कोई भी n-1 वाला हो, n-2 वाला हो, n-3 वाला हो, सबके लिए सेम वैल्यू, सबके लिए सेम वैल्यू 1।
one from inner electrons in all n-1 or n-2 and so on. है ना आसान है? और डी और एफ वाला तो बहुत आसान है। अब और एक Yes, sir. सपोज अब अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, वो रहेंगे एस सब शेल में, है ना, एस सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन, वन एस में। सपोज हीलियम लूंगा मैं या हाइड्राइड लूंगा मैं, H नेगेटिव, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें एक की शील्डिंग निकालनी है, इसका शील्डिंग इफेक्ट निकालना है। खुद तो कोई शील्ड नहीं करता अपने आप को, इसको शील्ड करेगा ये अकेला इलेक्ट्रॉन। अगर सिर्फ ये अकेला इलेक्ट्रॉन रहा, ये वाला अकेला इलेक्ट्रॉन, ये वाला शील्ड करने के लिए अकेला N1s वाला इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त ये सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा 0.3, बस 0.3। यानी अगर सिर्फ 1s में 1s इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना हो शील्डिंग, उस वक्त आपको सिर्फ ये वैल्यू लिखना है, बाकी कुछ कैलकुलेशन नहीं। ठीक है? नेक्स्ट, अब आप मुझे इसका निकाल के दे दो। कैलकुलेट Z इफेक्टिव फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज, 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर 229 और 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम 19। ये एटॉमिक नंबर्स हैं। आपको इसका 4s इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है और Z इफेक्ट निकालना है। इसके 4s का निकालना है और इसके 4s का निकालना है। आएगा निकालना? आप Yes, करो sir. ट्राई, मैं पीता हूं तब तक चाय, और मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद करता हूं। ठीक है? ठीक है ना? Okay. हाँ, मैं 5-10 मिनट के बाद में फिर आऊंगा, तब तक आप ये कैलकुलेट करके रखो और इसका भी निकाल के रखना। Z इफेक्टिव फॉर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन और क्लोराइड। ये क्लोरीन है, Cl है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na है, ये Na पॉजिटिव है। इनका भी निकाल के रखो। मैं चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद मैं आपसे मिलूंगा, तब आप भी चाय पी सकते हैं साथ में, तब तक ये भी सॉल्व करो। ठीक है?